हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वह सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर रहने वाला है, जो आपके हर एक एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। आप इस 20 प्रश्न को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा जो पहला प्रश्न क्या है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ऑप्शन समय का, दूरी का, प्रकाश तीव्रता का, द्रव्यमान का। इसमें से जो हमारा सही आंसर क्या होगा? दूरी का। अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश वर्ष एक साल में, ये 1 ईयर में जितना भी दूरी कवर करेगा, मतलब ये जो प्रकाश है वो एक साल में वो जितना भी दूरी कवर करेगा उसे हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। और ये जो भी प्रोसेस होगा वो पूरी प्रोसेस निर्वात में होनी चाहिए। निर्वात का मतलब क्या होगा कि जहाँ पर वायु भी ना हो। क्लियर है? यहाँ पर देखें, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में से है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। ये कईयों बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। प्रश्न सेकंड क्या लिखा है? खाने वाले सोडा, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका जो सही जवाब क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर हम बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक सूत्र का, तो देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में यहाँ पर दे रखा है NaHCO3 होता। क्लियर है? ये याद रखिएगा। अगर इसका उपयोग आपसे पूछेगा तो पेट की एसिडिटी को नियंत्रण करने में भी ये काम आता है। क्लियर है? सोडियम बाइकार्बोनेट का हमारा जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और इसका उपयोग की बात करें तो पेट की एसिडिटी को नियंत्रण करने में भी इसको काम आता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, यकृत, थायराइड, पीयूष ग्रंथि। इसमें जो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यकृत। देखिए इससे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यकृत शरीर की सबसे भारी आंतरिक अंग है। क्लियर है? अगर हम बात करें कितने वेट का होता है, तो लगभग 1.5 kg का होता है। ये याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको फिगर भी यहाँ पर दे रखा है। यह वसा पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है कि पित्त रस का निर्माण कहाँ से होता है, तो आपका जवाब भी यकृत ही होनी चाहिए। अगर प्रश्न पूछता है कि पित्त रस कहाँ से निर्माण होता है, तो जवाब यकृत होनी चाहिए। अगर इसका कार्य देखा जाए, अगर इसकी बात करें यकृत का कार्य देखा जाए, तो वसा के पाचन के काम में आता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन क्या है? हवा में, जल में, इस्पात में, निर्वात में। तो कि सबसे जो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ठोस। क्लियर है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। जो ध्वनि होती है वह सबसे ज़्यादा ठोस में इसका होता है। क्लियर है? अगर देखिए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? ध्वनि की गति ठोस माध्यमों में सबसे अधिक होती है। तीव्र मतलब अधिक होती है। निर्वात में ध्वनि तरंगे संचरण नहीं करते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी ध्वनि होगा वह निर्वात में अगर चलेगा तो वहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक भी पहुँच नहीं पाएगा। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर है? माध्यम, बिना माध्यम का ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक यहाँ पे नहीं आ सकता है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकांड्रिया, गाल्जिका। इसमें से जो हमारा सही आंसर क्या होगा? माइटोकांड्रिया। क्लियर है? हम माइटोकांड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु में यह ATP के रूप में ऊर्जा बनाता है, जिससे हम एडेनिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। माइटोकांड्रिया के पास अपना स्वयं का DNA और राइबोसोम भी होता है। आपसे प्रश्न यहाँ पे बन सकता है कि किसके पास स्वयं का DNA होता है, तो आपका जवाब माइटोकांड्रिया ही होनी चाहिए। क्लियर है? हमारा अगला प्रश्न क्या है? लाफिंग गैस, जिसे हम हंसने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं, का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन दे रखा है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी दे रखा है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। अगर हम बात करें लाफिंग गैस के रासायनिक सूत्र की, तो N2O होता है। क्लियर है? N2O होता है क्या? रासायनिक सूत्र। यदि इसकी उपयोग की बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में
के इसकी यूज किया जाता है कहाँ पर, तो संग्रहालय में इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सी होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। इसमें से जो हमारा सही आंसर क्या होगा, विटामिन डी। क्या हो जाएगा, विटामिन डी हमारा सही जवाब होगा। ये देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में क्या दे रखा है, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। क्लियर है। यह यकृत में प्रोथोबियंस प्रोटीन का निर्माण के लिए जरूरी होता है। ये विटामिन के याद रखिएगा, रक्त के थक्का बनने से जो रिलेटेड जो सही आंसर हमारा होगा वह विटामिन के होगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके देखिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और द्विफोकसी लेंस। इसका जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है, मायोपिया में प्रकाश किरण रेटिना से पहले फोकस होती है। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये देखिए ये फिगर भी दे रखा है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए मेंडलीफ ने दिया था, ऑप्शन बी हेनरी मोजले ने दिया था, ऑप्शन डी यहाँ पे डोबेरेनर ने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था। इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हेनरी मोजले ने दिया था। ये याद रखिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम हेनरी मोजले ने दिया था। देखिए इसे महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें, यह वर्गीकरण तत्वों को परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। याद रखिएगा कि ये जो वर्गीकरण तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग 7 आवर्तें होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 क्या होता है आवर्त और 18 हमारा क्या होता है सारणी होता है और 7 हमारा क्या होता है आवर्त होते हैं। अगर हम बात करें कि जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो हेनरी मोजले ने इसका जो नियम दिया था तो कब दिया था, तो 1913 ईस्वी में इस नियम को दिया था। क्लियर है। याद रखिएगा यदि ये किस बेस पर था तो ये इसमें दे रखा परमाणु क्रमांक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जामों में पूछता है कि किस बेस पर ये सजाने का पूरे काम किया गया। तो यहाँ पे पूरे ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो भी ये सजाया गया है वह परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया है। ये कब हुआ था, तो 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने इस नियम को दिया था। अब देखिए जो हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे लिखा है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, 300, 350, 150। इसमें जो हमारा सही आंसर क्या होता है, नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है, शिशुओं में करीब 300 हड्डियां होती हैं जो धीरे धीरे जुड़ जाती हैं। वयस्क मनुष्यों के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। अगर हम बात करें, अगर हम एक वयस्क की बात करें तो 206 हड्डियां होती हैं और एक नवजात शिशु की बात करें तो 300 हड्डियां होती हैं। और ये जो 300 हड्डियां जुड़ते जुड़ते ये 206 हड्डियां हो जाती हैं। जैसे सपोर्ट करें यदि एक हड्डी और यहाँ पे एक हड्डी दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगी, ये एक हड्डी बन जाती है। उसी तरीके से 300 से 206 तक ये पहुँच जाती है। क्लियर है। अगर हम बात करें हम अपने अगले प्रश्न की, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यूनिवर्सल लॉ किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था और निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का जो किसने दिया, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण का बल का गणितीय सूत्र का, तो F इक्वल टू, यहाँ पे मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ, F इक्वल टू G(m1) मल्टीप्लाई M2 अपान आर स्क्वायर होता है। क्लियर है। गुरुत्वाकर्षण बल का जो गणितीय जो सूत्र होता है F इक्वल टू कैपिटल G(m1) M2 अपान आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए सार्वत्रिक नियतांक G का मान कितना होता है। यदि कैपिटल G का वैल्यू आपसे पूछेगा तो 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। क्लियर है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, लोहे पर जंग लगने पर उसके भार में क्यों बदलाव होता है? देखिए इसमें जो ऑप्शन जो दे रखा है, भार का कम हो जाना, भार बढ़ जाता है, भार आधा हो जाती है,
कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसमें जो सही आंसर होता है वो ऑप्शन बी होता है। जब किसी भी लोहे पर जब जंग लगता है तो उसकी जो भार होती है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोहे पर जंग लगने का एक रासायनिक क्रिया है जिसे हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। लोहे को जंग से बचाने की जो विधि है वह यश दलेपन विधि भी कहते हैं। ये कई बार पूछा जा चुका है कि किसी भी लोहे को जंग से बचाने के लिए किस विधि का यूज किया जाता है, तो ये विधि का क्या नाम है, यश दलेपन विधि है। क्लियर है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से, अग्न्याशय से, पीयूष ग्रंथि, थायराइड। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा वह होगा अग्न्याशय, ऑप्शन बी होता है। क्लियर है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु में क्या बात है कि अग्न्याशय की बीटा की कोशिकाएं से इंसुलिन का स्राव होता है। ध्यान दीजिएगा, अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। इसकी कमी से मानव शरीर में मधुमेह रोग होता है। अगर पूछेगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो उस रोग का नाम क्या है, मधुमेह रोग होता है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि भौतिकी कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भौतिकी कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक न्यूटन होता है, जूल होता है, वाट या पास्कल होता है। जो हमारा इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी जूल होता है। याद रखिएगा, कार्य और ऊर्जा दोनों का जो मात्रक होता है वह क्या होता है, जूल होता है। कार्य का गणितीय सूत्र की बात करें तो यहाँ पे होता है W इक्वल टू एफ डी, एफ मल्टीप्लाई डी कॉस थीटा होता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा जो कार्य का जो गणितीय सूत्र होता है एफ डी कॉस थीटा होता है। ऊर्जा देखिए, जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे एक न्यूटन एक जूल बराबर क्या होता है, यहाँ दे रखा है एक जूल बराबर एक न्यूटन मीटर होता है। क्लियर है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन। इसका जो जवाब होगा हमारा नाइट्रोजन होता है। बात करें कितने परसेंट में होता है तो 78% में ये पाई जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% और ऑक्सीजन 21% पाई जाता है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग चिप्स पैकेटों में किया जाता है। याद रखिए, जब कोई भी अगर चिप्स पैकेट आप देखते होंगे कुरकुरे का तो उसमें जो फुला होता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का पैकेट, नाइट्रोजन गैस वहाँ पे फिल किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए जो हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, जैसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं, ए वर्ग, बी वर्ग, ओ वर्ग। क्लियर है। तो जो इसमें जो हमारा जो सही आंसर क्या होगा वह हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओ वर्ग। ठीक है। ये क्या होता है, जो ओ होता है वह सबको दे सकता है पर ले नहीं सकता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, जो सार्वदाता के नाम से भी जानते हैं। रक्त समूह ओ, विशेष रूप से ओ नेगेटिव में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्लियर है। याद रखिएगा कि विशेष रूप से ओ नेगेटिव, देखिए ओ पॉजिटिव भी होता है और ओ नेगेटिव भी होता है। तो जो ओ नेगेटिव की बात करें तो इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि अगर सर्वग्राही कौन है तो ए बी क्या होता है, सर्वग्राही होता है। क्लियर है। हमारा जो अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि रडार का पूर्ण रूप से फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए में क्या है, रेडियो डिवाइस एंड रेंज, रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग, रैपिड डिटेक्शन रिएक्शन, लिखा है कि रेडियस डिस्टेंस रेंज। जो इसमें हमारा जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी इज राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन बी। जो रडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग होता है। ये याद रखिएगा। रडार रेडियो की तरंगों के माध्यम से वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करती है। याद रखिएगा कि जो रेडियो तरंगों के माध्यम से वस्तुओं की स्थिति को पता करना ये रडार का काम होता है। इसका जो आविष्कार वैज्ञानिक रॉबर्ट वाटसन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रडार का जो खोज किसने किया था, या फिर क्यों आविष्कार किया था, खोज तो नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ जब बनाई जाती है तो क्या होता, आविष्कार होता है। कौन, 1935 ईस्वी में इसका क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था। किसने किया था, तो रॉबर्ट वाटसन, वाट ने किया था। क्लियर। याद रखिएगा रडार का जो आविष्कार किसने किया था। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के प्रदूषण के कारण होती है। क्लियर है। CO और CO2, SO2 और NOx, ओजोन और मीथेन, हीलियम और नाइट्रोजन। इसमें जो हमारा जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी
ऑप्शन क्या है, SO2 और NOx। क्लियर, याद रखिएगा, SO2 और NOx के कारण ही क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। अब इसमें देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जल वाष्प से मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। यह अम्लीय वर्षा ताजमहल जैसी प्राचीन इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। याद रखिएगा, जो अम्लीय वर्षा होती है वह प्राचीन इमारतों को नुकसान भी पहुंचाती है। अब हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि पौधों में क्लोरोफिल निर्माण के लिए कौन सी धातु आवश्यक होता है, लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, जस्ता। जो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम। ये याद रखिएगा कि जो पौधों में क्लोराइड, यदि सपोर्टेड कोई भी पौधा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है ये क्लोरोप्लास्ट, ये फिगर दे रखा है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह मैग्नीशियम होता है। किसको बनाने में, तो क्लोरोफिल को बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु को केंद्रीय धातु परमाणु है। मैग्नीशियम की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। जब भी आपको पौधे कोई दिखाई दे और उसकी जो पत्तियां पीली कलर की दिखाई दे, तो वहाँ पे किसकी कमी मानी जाती है, तो मैग्नीशियम की कमी मानी जाती है। अब देखिए, जो हमारा ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, रॉकेट का अंतरिक्ष में उड़ान किस भौतिक सिद्धांत पर किया जाता है। ऑप्शन क्या है, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, बर्नौली प्रमेय। इसका जो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी रैखिक संवेग संरक्षण। क्लियर है, याद रखिएगा कि जो भी रॉकेट का जो अंतरिक्ष में उड़ान किया जाता है वह किसके आधार पर था, रैखिक संवेग संरक्षण के आधार पर किया जाता है। यह सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। पूछ देगा आपसे कि जो ये रैखिक संवेग किस नियम पर आधारित है, तो ये तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। रॉकेट रैखिक संवेग संरक्षण का पालन करता है, ये याद रखिएगा, उसी जो रूल्स पे क्या होता है ये वर्कआउट करता है, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम से भी जानते हैं। इस पूरे वीडियो में टोटल 20 प्रश्न आपको हैं और ये 20 प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।